हेलो एवरीवन, मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन अपडेट होते रहे। और आप जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ग्लासगो कोमा स्केल, GCS बोलते हैं इसको। हम डिस्कस करेंगे GCS के बारे में कि GCS क्या होता है। उसको सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसके दूसरा नाम क्या है। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोलॉजिकल स्केल, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को एसेस करते हैं, उसके रेस्पॉन्सेस को एसेस करते हैं कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। क्लियर? तो इसका असेसमेंट GCS का है। ये अपन क्या करते हैं, पेशेंट्स की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एसेस करने के लिए इस स्केल की आवश्यकता होती है। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपन किसके अंदर डिस्कस करते हैं, हेड इंजरी पेशेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर अगर किसी का हुआ है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, GCS स्केल काम में लेते हैं। और GCS स्केल का यूज डॉक्टर्स, नर्स, फिजिशियन और जो भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर इसका यूज किया जाता है। GCS का मेनली उनके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एसेस करने के लिए कि उसका कॉन्शियसनेस कितना है, वो बेहोश कितना हुआ, उसकी स्टेजेस में क्या है। तो बेहोशी को पता करने के लिए हम GCS स्केल काम में लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस GCS स्केल को फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था। तो इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था 1974 में। कब किया था, 1974। ठीक है, इसको यूज किया था किसने किया था, ग्राम टेस्टर एंड ब्रायन जे जेनेट। बोथ आर न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर at Glasgow University, स्कॉटलैंड, UK, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ग्लासगो यूनिवर्सिटी है। और उसी बेस के ऊपर आपका ये GCS नाम पड़ा है, ग्लासगो कोमा। तो ग्राम टेस्डर एंड ब्रायन जे जेनेट ने, दोनों न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर थे और ग्लासगो यूनिवर्सिटी थी, उसमें काम करते थे, और उन्होंने GCS स्केल को फाइंड आउट किया। अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज करते हैं हम, तो उस समय हम इसके अंदर 3 रेस्पॉन्स को एसेस करते हैं। कितने रेस्पॉन्स को, 3 रेस्पॉन्स को अपन एसेस करते हैं। तो उस 3 रेस्पॉन्स के अंदर जो असेसमेंट्स होता है वो होते हैं आपके, एक होता है आपके 3 असेसमेंट। ठीक है, 3 असेस होता है रेस्पॉन्स। एक होता है आई ओपनिंग, सेकंड होता है आपका वर्बल रेस्पॉन्स, थर्ड वन इज मोटार रेस्पॉन्स। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, EVM। तो एकदम आसान तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं EVM के द्वारा। और इन दिस आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स के जो स्केल के मार्किंग्स होती हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। इन द GCS द स्कोरिंग स्केल इज 3 to 15. This is minimum, this is maximum. So
in that eye opening the minimum marks is 1, verbal 1, motor 1. In the maximum marks for eye opening is 4, in verbal is 5, and the motor is 6. Total 3, total 15. Clear? So this is the scaling of the GCS. So directly question can come by the what is the minimum score in the GCS and what is the maximum score in the GCS. From that we can find out the minimum and the maximum scores. Clear? Next we move to the what all are the parameters, means in the eye response what are the activities are there, in the verbal response what are the activities are there, and in the motor response what are the activities are there, that we are now discussing. So in that easy way के अंदर बात करते हैं तो E जो नॉर्मल वैल्यू होती है E4 V5 M6, डॉक्टर्स भी इसी वे के अंदर, इसी सीक्वेंस के अंदर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं जीसीएस के द्वारा जब वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं. क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर इसके एक्टिविटीज क्या क्या आती है वो हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो रेस्पॉन्स होता है वो होता है आपका आई ओपनिंग. कौन सा होता है? आई ओपनिंग. इन दैट मैक्सिमम 4 मिनिमम 1. तो आई ओपनिंग के अंदर जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस. In the spontaneous means the patient will open the eyes without any stimuli. Means बिना कुछ किए, बिना कुछ एक्टिविटी के अगर पेशेंट आईज ओपन करता है, that time we have to give the 4 ratings. Means without any stimuli, if the patient is opening the eyes, that condition is called as a spontaneous and we have to give the 4 marks. Clear? Next is to speech. To speech means sound, verbal command. मीन्स जब हम उसको आवाज देते हैं, लाउडली साउंड करते हैं, वर्बल रेस्पॉन्स देते हैं, उस समय if he is opening the eyes, that time we give the 3 marks. Clear? मीन्स आवाज देने के ऊपर, स्पीच के ऊपर लाउडली वर्बल रेस्पॉन्स करते हैं, कमांड देते हैं तो ओपन करता है, तो that time we give 3 marks. Next is to pain. To pain. अगर हम उसको पेन करते हैं, अगर उसकी अंगुली दबाते हैं और नेल बेड्स को अपन प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, that time when he is opening the eyes, that time we are giving 2 marks. But before giving 2 marks, there are 2 ways to produce the pain stimuli. The first one is peripheral. Second one is central. So in the peripheral, pain stimuli is done by pressure on nail bed. ये वाली अंगुली है, इसको अगर अपन दबाते हैं, प्रेस करते हैं, उस समय अगर ओपन करता है आईज, that time we have to give 2 marks. Or that is another way, that is central pain stimuli, in that it is done by sternal rub. Sternal rub. जो भी sternum होता है, उस sternum को अपन क्या करते हैं, रब करते हैं, that time she will open the eyes. Sternal rub. Next है clavicle bone. जो क्लेविकल्स होती है, इस बोन को अपन प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्या है, स्टर्नोक्लिकॉइड, स्टर्नोक्लियोइड मैस्टोइड मसल्स होती है, इसको प्रेस करते हैं, तब वो ओपन करता है आईज. और थर्ड वन आता है प्रेशर ऑन ऑर्बिटल रिम. आईज के पास में जो ऑर्बिट्स होती है, इसको अगर अपन प्रेस करते हैं और आईज ओपन करता है, दैट टाइम वी हैव टू गिव 2 marks. क्लियर?
And the last one, after all we are applying all these three activities, if he is not opening the eyes, that time we have to give the 1 marks because there is no response. So that is 1 marks. So this is all about the eyes response. In that, spontaneously without any stimuli 4, to speech loudly verbal command, that is 3, to give pain by peripheral pain stimuli by the pressure on the nail beds and by the central pain stimuli by the sternal rubbings and clavicle bones pressure and the muscles and the orbital rim around the eyes, that time we have to give 2 marks, और no response means 1 we have to give. तो हम इसके द्वारा मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स कर सकते हैं, किसके लिए? आईज के द्वारा. तो इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आई रेस्पॉन्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो 4 है वो किसके लिए है? टू स्पीच है, टू पेन है, नो रेस्पॉन्स और स्पॉन्टेनियस. सो डायरेक्ट आंसर इज स्पॉन्टेनियस. क्लियर? नेक्स्ट we move to the another response, that is the verbal response. So in the verbal response we have to discuss some activities in that how the patient is verbally responding. Clear? That is verbal. Respond. Maximum marks is 5 and the minimum marks is 1. So in the verbal response there is some activities. The first one is oriented. Oriented means he knows very well about his surroundings in form of time, place and person. Means if we are asking the what is the time, he will tell the time. Where he is now, are you in the hospital, वो बताएगा. What is your name, he will tell. Means he will oriented about the time, place and person. Clear? So that time we have to give the 5 marks. Means fully oriented है, किसी टाइप की कोई तकलीफ नहीं है उसको, तो we will give the 5 marks. Next is confused. Confused means he is confused. हम उससे पूछते हैं where are you now, are you in the hospital, he will tell no, I am not in the hospital, I am in Jodhpur, I am in Bangalore. So this way he is confused about the time, place and person, so he will change the answer. Change the answer. That time we have to give 4 marks. Means वो confused है, he is not clear about that वो कहाँ पे है, confused है. ठीक है. नेक्स्ट आता है इनएप्रोप्रिएट. इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स मीन्स जो भी हम उससे क्वेश्चंस करते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर वो रिपीट करता है आंसर्स को. मीन्स उसका कोई लिंक नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है, कौन से वर्ड यूज कर रहा है. अपन पूछते कुछ और है, जवाब कुछ और आता है. तो दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड. That time we have to give the 3 marks. Means कोई भी तालमेल नहीं है उसके वर्ड्स के अंदर, क्या पूछा क्या बोला, कभी कुछ गाली भी निकालता है, कभी कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए कोई भी अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है एडजस्टमेंट के लिए. क्लियर? तो नेक्स्ट इज इनकॉम्प्रेंसिबल. इनकॉम्प्रेंसिबल साउंड मीन्स जब भी हम उनसे बात करते हैं तो उस समय उनसे सिर्फ साउंड निकलता है, आ है, ई, ऊ. जैसे हम उसका नाम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, दैट टाइम ही इज ट्राइंग टू स्पीक आउट बट द साउंड इज नॉट अप्रोप्रिएट. जो भी वो बोल रहा है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 मार्क्स देंगे. साउंड क्या है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, उसको हम मॉर्निंग बोलते हैं. अलग टाइप की आवाजेस आती हैं, वॉइसेस आती है, साउंड्स आती हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको 2 मार्क्स देंगे. और आफ्टर दैट अप्लाइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, इफ देयर इज नो रेस्पॉन्स मीन्स 1. मीन्स
कोई भी उसका रेस्पॉन्स नहीं आता है, ना उसके साउंड्स आते हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कंप्लीटली जीरो, दैट टाइम यू हैव टू गिव 1 मार्क्स. दिस इज अबाउट द वर्बल रेस्पॉन्स. फुल्ली ओरिएंटेड 5 marks, confused 4, inappropriate words there is 3, incomprehensible sounds there is 2, no response there is 1 marks. Clear? This is about the verbal response. Next, that is the another response is the motor response. So in the motor response we will discussing with the body movement of the patient. What is that? Motor response. In that, body movement. Clear? Maximum marks 6, minimum marks 1. तो how the body is responding? Clear? तो सबसे पहले आता है इसके अंदर that is obey command. तो इन दिस कंडीशन क्या होता है, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उसको फॉलो करता है, ओबे करता है, तो दैट इज 6 मार्क्स. क्या करता है? फॉलो द इंस्ट्रक्शन. तो इंस्ट्रक्शन मीन्स इफ वी आर टेलिंग अ पेशेंट टू रेज योर हैंड्स, ही विल रेज हिज हैंड. If we are telling to put your hand down, he will put the hand down. Means he is obeying the instructions or follow the instructions. Means what we are telling, he is doing that things. Means that is 6. Means fully obeying commands. Next one is localized pain. Localized pain means any local जगह के ऊपर अगर अपन पेन करते हैं, नेल बेड्स के ऊपर या ईयर लोब्स के ऊपर अगर अपन पेन स्टिमुलाई करते हैं, दैट टाइम व्हाट ही विल डू, ही विल रेस्पॉन्ड, ही विल डू द एक्टिविटी. क्या एक्टिविटी करेगा वो? रिमूव द पार्ट. क्या करेगा? रिमूव द स्टिमुलाई. रिमूव द स्टिमुलाई. दैट टाइम यू गिव द 5 मार्क्स. मींस पेन कर रहे हैं, लोकलाइज पेन स्टिमुलाई है, तो वो वहां से क्या करेगा, जो स्टिमुलाई कर रहा है अपन हाथ कर रहे हैं वो हाथ को दूर करेगा. क्लियर? दैट इज लोकलाइज पेन. नेक्स्ट इज विड्रॉ. विड्रॉ पेन स्टिमुलाई और नॉर्मल फ्लेक्शन. क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो पेन स्टिमुलाई है, जो हम पेन कर रहे हैं उसको दर्द दे रहे हैं, तो जैसे हम उसको दर्द देने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा, वो वहां से दूर हटने की कोशिश करेगा. ठीक है? अवे फ्रॉम स्टिमुलाई. क्या करेगा? अपने आप को वहां से हटा देगा. क्लियर? दैट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई. दैट टाइम वी हैव टू गिव 4 मार्क्स. नेक्स्ट इज एबनॉर्मल फ्लेक्सर और फ्लेक्शन. एबनॉर्मल फ्लेक्सर, फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम उसको कमांड देते हैं, स्टिमुलाई करते हैं, तो अपने जो भी शोल्डर्स हैं उसको आगे की ओर करके इस तरीके की कंडीशन बन जाती है. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिकॉर्टिकेट. क्या बोलते हैं? डिकॉर्टिकेट. डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग. ये कंडीशन कब होती है? कॉर्टेक्स इंजरी. 3 मार्क्स. क्लियर? तो डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग हो जाएगी, तब एबनॉर्मल फ्लेक्शन होगा कॉर्टेक्स इंजरी की वजह से, तो हम 3 मार्क्स देंगे. और इसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, दैट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन हो जाएगी लोअर एक्टिविटी. कब? डिकॉर्टिकेट के अंदर. नेक्स्ट आता है आपका
एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ये कब होता है? डिसेलिब्रेट। डिसेलिब्रेट पोस्चरिंग। तो ये कब होता है? जब मिड ब्रेन इंजरी होती है। मिड ब्रेन इंजरी और पॉन्स हम देंगे 2 मार्क्स। तो डिसेलिब्रेट पोस्चर के अंदर जो एक्सटेंशन वाला पार्ट जो आपके शोल्डर्स है वो पीछे की ओर चले जाते हैं यहां से। क्लियर? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल एक्सटेंशन। तो ये डिसेलिब्रेट पोस्चर होता है। कब होता है? जब मिड ब्रेन इंजरी होती है या फिर पॉन्स जो पार्ट है ब्रेन का उसमें इंजरी होती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपके अपर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब कि अवे चले जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सटेंशन ही होगा। इसका मतलब तो डिकॉर्डिकेट और डिसेलिब्रेट के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर एक्सटेंशन ही होगा। क्लियर? तो सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर चेंज आएगा। क्लियर? अब आता है कि ये सारी एक्टिविटी होने के बाद इफ देयर इज नो रेस्पॉन्स, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, नन एक्टिविटी इज देयर, दैट टाइम गिव 1 मार्क्स। इस तरीके से हमारे पास जितने भी रेस्पॉन्सेज हैं उन सब के टोटल मार्क्स अपने पास आ जाते हैं। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो हम उसको कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन। क्लियर हो गया ये? तो अब हम डिस्कस करें इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कि कैसे इस स्केलिंग के जो मार्किंग्स हैं, जो स्केल्स की जो नंबरिंग आई है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो इसका रिजल्ट है, क्या है इसका रिजल्ट, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 to 15 जो मार्किंग्स हैं, स्केलिंग्स हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस डिवाइडेशन के अंदर अपन बात करते हैं कि जो 3 मार्क्स होता है वो होता है डीप कॉमा, माइंड मीन्स ब्रेन डेड हो जाता है। फिर 7 से कम, दैट इज कॉमा। क्लियर? 8 से कम क्या जाएगा, कॉमा हो जाएगा। और फिर अपन बात करते हैं 8 to 12, दैट इज मॉडरेट न्यूरोलॉजिकल impairment. Then 13 to 14, that is mild neurological impairment. Then there is 15, means full conscious. Full conscious, no injury, no problem at all, that is 15. तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोमा स्टेज कब आती है, जब उसका स्कोरिंग 7 होता है, 8 से कम होता है, तो क्या आती है आपकी कोमा स्टेज। और डीप कोमा स्टेज कब आती है, जब आपकी मार्किंग्स होती है 3। क्या आती है, 3 इज द लोवेस्ट मार्किंग, उस समय हम क्या करते हैं, इसको डीप कोमा कहते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। अब इसमें 3 क्लासिफिकेशन और है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। क्लियर? तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की बात करते हैं तो 8 से कम आता है, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इंटरप्रिटेशंस का। तो ये क्लियर हो गया आपके? तो अब अपन नेक्स्ट जो इसका इंटरप्रिटेशन है उसमें जाते हैं अपन। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो बिलो 8 इज सीवियर। क्लियर? देन 9 to 12 is moderate, then 13 to 15 is mild। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर भी अपन क्या कर सकते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट्स की कंडीशन क्या है
और डॉक्टर्स भी जीसीएस बेस के ऊपर पेशेंट के अंदर जो इंप्रूवमेंट होता है उस बेसिस के ऊपर उसका ईवीएम चेंज होता जाता है। कैसे? ईवीएम, पेशेंट जब हेड इंजरी के साथ आता है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस बेहोश होता है, तो उसके अंदर आपकी ईवीएम की कंडीशंस अलग होगी, और जैसे जैसे उसके अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा आपका ईवीएम, जैसे कि एडमिशन के समय आपका ईवीएम 233 था, क्लियर? तो इस कंडीशन के अंदर एडमिशन के समय 233 था, उस समय अगर अपन ईवीएम 2 डेज बाद में बात करते हैं तो ईवीएम कितना हो जाएगा? 3, ईवीएम 4, ये 5, मीन्स कितना प्रोड्यूस करता? 3, 3, 6 एंड 8, 4, 3, 7, 12, क्लियर? देयर इज इंप्रूवमेंट, क्लियर? अब और असेसमेंट करेंगे तो जब इसके फाइनल स्कोर क्या आता है इसका? EVM, दैट इज 15। तो इस तरीके से अपन इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो ये जीसीएस जो स्केल है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, जिसके द्वारा हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं कि जो भी अपन ने असेसमेंट्स किए हैं वर्बल, मोटर और आई ओपनिंग के, उसमें से क्वेश्चंस, उसमें से जो भी एक्टिविटीज थी उन एक्टिविटी को चूज करके आपसे जीसीएस स्कोर फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।